हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स। इस कंपनी का आईपीओ है 17 से 19 अगस्त को आने वाला है। 60 का इन्होंने प्राइस सेट किया है और लगभग 17,000 करोड़ रुपीस की वैल्यू लगाई है। अब यहाँ पे टोटल मिला के 2,600 करोड़ रुपीस उठा रहे हैं और सारे पैसे कंपनी के पास में ही जा रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर्स के पास में लगभग 75% मालिकाना हक आफ्टर द आईपीओ रह जाने वाला है। दैट्स ग्रेट। अब ये कंपनी करती क्या है, तो बेसिक मॉडल में इनका समझा देता हूँ आपको। ये कंपनी लॉन्ग टर्म लीज पे और ओन या फिर जो लैंड होता है, जो लॉन्ग बड़े पार्सल्स होते हैं 50 एकर्स 100 एकर्स, उस टाइप के लैंड्स को खरीदती है या फिर लीज पे लेती है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। चाहे वो जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनसे लीज पे ले या फिर प्राइवेट पार्टी से लीज पे ले। मोस्टली ये कंपनी आज के दिन लैंड ओन करती है लगभग 70% के आसपास में। अब ये उस लैंड को डेवलप करती है जो कि वेयर हाउसेस के हिसाब से काम आता है या फिर फुलफिलमेंट सेंटर के हिसाब से दूसरी कंपनियों के काम आता है। तो ये पूरा उसको खरीद की है, फिर वहां पे डेवलप करती है, फैक्ट्री टाइप सेटअप बनाती है, शेड लगाती है, रोड्स बिछाती है, बाउंड्री लाइनिंग करती है। और जो भी वेयर हाउसेस की या फिर जिस भी कंपनी को ये बेचने वाली, मतलब लीज पे देने वाली है, ये बेचती नहीं है, ये डेवलप करने के बाद में लीज पे देती है वो प्रॉपर्टी। है वो, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाली कोई कंपनी, तो वो इनके यहाँ पर आके लगा सकती है, मतलब चला सकती है, ऑपरेट कर सकती है, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर सकती है। राइट। तो ये डेवलप करके दे देती है किराए के ऊपर में, जो कि अगेन एक लॉन्ग टर्म, कोई भी कंपनी एक वेयर हाउस या फुलफिलमेंट सेंटर खोलने के लिए आ रही है या फिर इंडस्ट्रियल फैसिलिटी के हिसाब से आ रही है, तो वो लॉन्ग टर्म लीज पे ही खरीदती है। अब यहाँ से इनका एक कंटिन्यूअस किराया मिलता है। तो ये इसी मॉडल पे काम करती है, जमीन खरीदना, डेवलप करना, फिर किराए के ऊपर में चढ़ा देना। बेसिक मॉडल है, अच्छा मॉडल है। अब लॉन्ग टर्म में इसके क्या इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जो कंपनी प्रॉपर्टी डेवलप करती है, ओवर द टाइम हम लोग सब जानते हैं कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। तो एक तो बेनिफिट ये मिल गया। सेकंड, रिकरिंग रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू हर साल रेवेन्यू यहाँ पर आते ही जा रहा है। और रेवेन्यू क्या है, किराया है, तो किराया जो है वो हर साल इंक्रीज होता है, तो नाउ दैट्स एन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। तीसरी चीज, कंपनी को यूजुअली टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि कंपनी नेट प्रॉफिट यूजुअली नहीं दिखाती है, बिकॉज कंपनी का मोस्टली जो नेट प्रॉफिट है, मतलब जो पीएनएल स्टेटमेंट हम लोग चेक करने की कोशिश करेंगे अभी, वहां पे आपको ये चीज समझा देता हूँ मैं। नेक्स्ट जो मेन बात है कि कंपनी आईपीओ से पैसे उठा रही है, जो सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं, उनका करेगी क्या। तो यहाँ पर लगभग जो 2600 करोड़ है, वो सभी से कंपनी अपना लोन चुकाएगी। इससे मोटे मोटे तौर पे कंपनी को 160 टू 170 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट जो है इस कंपनी को देखने को मिल सकता है। कंपनी के पास में आज के दिन 46 लोकेशंस के ऊपर में अपने एसेट्स हैं, जिनकी आप लोग यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं, और इन्होंने अपने नाम भी इनको दे रखे हैं। तो इस लिस्ट में आपको ऑपरेशनल नेटवर्क भी देखने को मिल रहा है, नियर टर्म डिलीवरीज वाले और प्लान्ड प्रोजेक्ट्स हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। राइट। एट द एंड ऑफ द यहाँ पर लिस्ट के अंदर में आपको देखने को मिल रहा है कि ऑपरेशनल आज के दिन 28 मिलियन स्क्वायर फुट एरिया ऑलरेडी नेटवर्क मतलब ऑपरेशनल है, और ये अभी नियर टर्म डिलीवरी के है, और ये अभी अंडर डेवलप्ड है, मतलब प्लांट है। और टोटल ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि टोटल 58 मिलियन स्क्वायर फुट एरिया डेवलप होना है, जिसमें से आधे से थोड़ा सा ज्यादा जो है ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो लगभग 60 मिलियन स्क्वायर फुट कंपनी अंडर डेवलपमेंट है। आई मीन अंडर डेवलपमेंट नहीं, मतलब सब कुछ मिला के ऑपरेशनल एंड नियर डिलीवरी एंड प्लांट। और यहाँ पर कंपनी बोल रही है कि हमारा जो लीज एग्रीमेंट होते हैं उसमें यूजुअली हम 4 से 5% ऑन एन एवरेज एनुअल इंक्रीज रखते हैं। तो कंपनी की जो जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इन इन सारे एरियाज में ऑल ओवर इंडिया देखने को मिलती हैं। तो कंपनी के पास में जो कमिटेड ऑक्यूपेंसी है वो 94% के आसपास में। कमिटेड ऑक्यूपेंसी का मतलब ये है कि अब ये ऐसा मान के चल सकते हैं कि जैसे कंपनी के पास में कंस्ट्रक्शन होकर कंप्लीट करके तैयार रखती है कंपनी, तो ऑलरेडी जो है टेनेंट वहां पे खड़ा हुआ है कंपनी से इनका प्रोडक्ट किराए पे लेने के लिए। तो 93% कंपनी ऑक्यूपेंसी है, तो बाकी जो है आराम से जब तक वो डेवलप होंगे तो कंपनी आराम से टेनेंट तब तक ढूंढ लेगी। दैट मीन्स हम मान के चल सकते हैं कि 95 से 100% ऑक्यूपेंसी रेट रहेगी। दैट मीन्स कंपनी का जितना भी मिलियन स्क्वायर फुट है, हर स्क्वायर फुट का कंपनी को कंटिन्यूअस रेवेन्यू आता रहेगा किराए का। वेस्टेज या फिर टाइम वेस्ट जो है वो नहीं होगा पर डेवलप्ड एरिया का।
अब कंपनी के थोड़े से नंबर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं तो कंपनी की पूरी बैलेंस शीट की साइज है दैट इज अराउंड 13,500 करोड़ रुपीज। इसके अलावा अगर जब इन्वेस्टर्स का पैसा देखते हैं तो दैट इज अराउंड 6,000 करोड़ रुपीज एंड आफ्टर द आईपीओ कंपनी के पास में लगभग 2200-2300 करोड़ रुपए और आ जाएंगे। तब खर्चा वर्चा निकालने के बाद में भी अगर देखा जाए तो लगभग 8,000 करोड़ का कंपनी का आफ्टर द आईपीओ बैलेंस शीट में इन्वेस्टर्स का पैसा होगा। 8,000 करोड़ और कंपनी ने वैल्यू लगाई है 17,000 करोड़ रुपीस के आसपास। सो पीवी रेशियो विल बी अराउंड 2.2। अब इस कंपनी को अगर आरएचपी के हम लोग सर्च करने की कोशिश करते हैं पीयर ग्रुप में कोई कॉम्पिटिटर है क्या, तो कंपनी खुद ही बोल रही है आरएचपी में कि हमारा कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं है। बट एक्चुअली इसके कॉम्पिटिटर्स हैं और वो है आरईआईटीज रीट। जैसे हम लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट। अभी इनमें और अगर बिजनेस वाइज देखा जाए तो कंपनी का मॉडल अलग होता है बट बिजनेस वाइज देखा जाए तो बिल्कुल डिट्टो सेम ही है। ये क्या करते हैं ऑफिस पार्क्स वगैरह बना के किराए पे कंपनियों को देते हैं जिनमें ऑफिस स्पेस होता है। ये कंपनी क्या कर रही है, ये एरिया डेवलप करके किराए पे दे रही है। एक फैक्ट्री को किराए पे दे रही है और एक ऑफिस स्पेस किराए पे दे रही है। एक में क्या हो रहा है, जो आईपीओ लेके आ रही है ये कंपनी जो पैसा कमा रही है वो नए प्रोजेक्ट्स में डेवलप करने में वो पैसा यूज कर गई है। और ये जो रीट होती हैं ये क्या करती हैं, ये जो पैसा कमाती हैं उसको एज ए डिविडेंड इन्वेस्टर्स को पेमेंट कर देती हैं। राइट, तो दोनों में बस इतना ही फर्क है, बाकी बिजनेस वाइज दोनों बिल्कुल सेम नजर आती हैं। तो अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो इसका जो पीबी रेशियो चल रहा है वो भी 2.05 का है और जो आईपीओ लेके आ रही है इसका 2.2 का है। सो पीबी रेशियो वाइज अगेन एट पार वैल्यू लगाई गई है। मेरा मानना ये है कि रीट के मुकाबले इस कंपनी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज इसका जवाब हमें रेवेन्यू सेगमेंट में देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी का जो रेवेन्यू है 230 करोड़, फिर सीधे ही 400 करोड़ और यहाँ पर सीधे ही 700 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और कंपनी का अभी भी 28 मिलियन स्क्वायर फुट एरिया अंडर ऑपरेशनल है और 60 अंडर प्लान में चल रहा है और नियर टर्म डिलीवरीज के अंदर में है। तो यहाँ से लगभग मोटे मोटे तौर पे भी देखा जाए तो 1800 करोड़ मतलब पूरा डेवलप हो जाएगा तो 1800 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए। तो कुछ ऑपरेशनल जो 28 है वो अभी हुआ है तो उसका जो रेवेन्यू है वो भी आएगा 2027 के अंदर में। तो वो अभी आएगा और उसके साथ में जो पूरा डेवलप हो जाएगा तो उसका जो आने वाला है तो वो लगभग 1-2 साल का भी टाइम लगेगा 1800 करोड़ का रेवेन्यू आने में। बट अगेन इसका जो एबिटा है वो लगभग 77-80% के आसपास में है और जो रीट इनके भी जो एबिटा नंबर होता है वो अगेन 77-88% के आसपास में होता है। बिकॉज नेट प्रॉफिट्स में इनकी दिक्कत होती है, जैसे रीट के इसके भी नेट प्रॉफिट में दिक्कत होती है और इस कंपनी के भी नेट प्रॉफिट में 197 करोड़ का नेगेटिव में है। बट अगेन ऑपरेशनली ये कंपनी 70 से 80% पैसा कमा रही है। अब एक नॉर्मली अगर हम लोग सोचते हैं तो कोई कंपनी जब प्रॉफिट ही नहीं पैदा कर रही है तो वो कंपनी मतलब आगे कैसे बढ़ सकती है। आप बोल रहे हो प्रॉफिट कमा रही है एक तरफ और एक तरफ यहाँ पे नेट प्रॉफिट में नेगेटिव में नंबर आ रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है। इसको एक पर्टिकुलर एक छोटे से एग्जांपल के साथ में समझते हैं। आप लेट्स से कि आपने 100 करोड़ रुपए लगा करके एक बिल्डिंग खड़ी की। उस बिल्डिंग को आपने देखा कि यार 10 करोड़ रुपए अब हर साल जो है आपने 100 करोड़ रुपए लगाए हैं उसको एज ए डेप्रिसिएशन, जो यहाँ पर डेप्रिसिएशन आप लोग देख पा रहे हैं 10 करोड़ रुपए हर साल डेप्रिसिएशन का चार्ज करने वाले हैं और 10 करोड़ रुपए आपको उसके मेंटेनेंस में खर्चा हो जाएगा और लगभग आप हर साल का उसमें 20 करोड़ रुपए रेवेन्यू आने वाला है उस बिल्डिंग से 100 करोड़ रुपए लगाने के बाद में। अब 20 करोड़ रुपए में से 10 करोड़ तो मेंटेनेंस में चले गए और 10 करोड़ रुपए डेप्रिसिएशन में चले गए। टैक्स कितना लगा? 0%, बिकॉज आपने कोई प्रॉफिट ही नहीं कमाया। तो आपके पास में एक्चुअली प्रॉफिट कितना हुआ? 0 रुपीज का। बट रियलिटी में आपने कितने रुपए कमाए? डेप्रिसिएशन तो आपका जो बिल्डिंग में खर्चा होना था वो तो 100 करोड़ रुपए आपके शुरू में लग चुका है। बट अब आपके अगर बैलेंस शीट में चेक करोगे तो आपके पास में 10 करोड़ रुपए ऐसे प्रॉफिट पड़ा होगा वहां पर। राइट, अब उसको आप चाहें तो आप उसको इन्वेस्टर्स को बांट सकते हैं जो कि रीट्स में होता है। जैसे एम्बेसी रीट के अंदर में आपको देखने को मिलता है कि कंपनीज ज्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं कमाती हैं बट स्टिल हर साल जो है डिविडेंड पे करती हैं। तो वो कहाँ से पे करती हैं? वो जो ये अमाउंट होता है डेप्रिसिएशन वाला, जिसमें मैंने एग्जांपल में 10 करोड़ यूज किया, तो वो डेप्रिसिएशन वाला जो पैसा है ये डिविडेंड में बांट देती है इन्वेस्टर्स को। ये जो कंपनी है आईपीओ लेके आ रही है ये उसी पैसे को, जो ये वाला जो पैसा है डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस ये वाला पैसा, इसको किस काम में लेगी? इसको और नई प्रॉपर्टीज खरीदने में काम में लेने वाली है। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द रीट एंड दिस कंपनी।
तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि ये कंपनी हो सकता है कि नेट प्रॉफिट में तो आपको कभी पॉजिटिव में देखने को ही ना मिले। ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि नहीं देखने को मिला, देखने को मिलेगा बिकॉज़ अल्टीमेटली क्या है, हर साल किराया 5 से 6% या 10% से बढ़ेगा। तो राइट, तो अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा और रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा, तो नेट प्रॉफिट जो है अल्टीमेटली शो अप होना चालू होगा, बट उसमें टाइम लगेगा, लगभग 3-4 साल का टाइम लगेगा उसमें अभी। बट द मेन थिंग इज़ कि कंपनी कैश कमा रही है। उस कैश को कहाँ लगाएगी? कहीं न कहीं तो लगाएगी। एग्ज़ाम्पल वाले जैसे हमने देखा कि 10 करोड़ रुपए आपने कमाए, बट अब उस 10 करोड़ को रीट नहीं है ये कंपनी, तो इन्वेस्टर्स को नहीं देगी। तो उस 10 करोड़ रुपए क्या करेगी, एक नई छोटी बिल्डिंग खरीद लेगी वहाँ पर पास में। वहाँ से भी क्या करेगी, 1 करोड़ रुपया रेवेन्यू आना चालू हो जाएगा, या फिर 2 करोड़ रुपए वहाँ से भी रेवेन्यू आना चालू हो जाएगा। अब वहाँ से भी क्या होगा, अब अगले साल क्या होगा, यहाँ से 10 करोड़ का जो है जो रेवेन्यू आ रहा है, जो कि कैश की फॉर्म में आ रहा है, नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा एग्ज़ाम्पल में। और 1 करोड़ रुपए इन्होंने जो 10 करोड़ रुपए इस साल कमाए थे, उससे जो इन्वेस्ट किया, उससे 1 करोड़ रुपया और आ रहा है, जो अगेन नेट प्रॉफिट नहीं आ रहा, बट अगेन कैश आ रहा है। अब 11 करोड़ रुपए आ रहे हैं अगले साल को। उस 11 करोड़ को भी फिर से एक छोटा-मोटा धंधा शुरू कर दिया, तो अगले साल क्या हो रहा है, अगेन 11 करोड़ रुपए और 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा। ये क्या हो रहा है कि जो बिल्डिंग, जो प्रॉपर्टी खरीदी, इस कंपनी की बात कर रहा हूँ मैं जिसका हम आईपीओ में रिसर्च कर रहे हैं। ये कंपनी क्या करती है, बिल्डिंग जो प्रॉपर्टीज़ खरीदी, उनकी वैल्यू तो बढ़ेगी ही, साथ में जो कैश फ्लो आ रहा है, जो ये वाला है, इसको क्या करेगी, ये दूसरी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करेगी। तो ये बिल्डिंगें भी बड़ी होती जाएँगी, मतलब इनकी वैल्यू भी बड़ी होती जाएगी, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बढ़ती जाएगी, साथ में जो नई प्रॉपर्टी खरीद रही है टाइम के साथ में, उनकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और उनके ओवरऑल जो रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट जो आने वाला है, नेट प्रॉफिट नहीं, जो कैश फ्लो आने वाला है, उस कैश फ्लो से नई-नई बिल्डिंगें खरीदी जाएगी। तो ओवरऑल यहाँ पर ड्यूअल ग्रोथ देखने को मिलती है। रीट में जो प्रॉपर्टी होती है, उसकी सिंगल वैल्यू ग्रोथ देखने को मिलती है, जो प्रॉपर्टी की ग्रोथ होती है। बट वहाँ पे जो नई एक्वायरिंग नहीं हो पाती रीट के अंदर में, इस कंपनी में नई एक्वायरिंग हो पाती है। तो आपकी हाथ में पैसा नहीं आता है, बट कंपनी बड़ी होती चली जाती है। नाउ दैट्स द मॉडल ऑफ दिस कंपनी। नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज़ और देख समझने वाली है कि एम्बेसी के अंदर में आपको जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं, जो कि यहाँ पर साल के यहाँ पर कितने देखने को मिल रहे हैं, 3600 करोड़ रुपए, राइट? और यहाँ पर जो कंपनी की वैल्यू चल रही है 4200 करोड़ रुपए, तो लेट्स अराउंड 12 टाइम्स, राइट? जिसको हम प्राइस टू सेल्स रेशियो कहते हैं। आईपीओ जो लेके आ रही है कंपनी, इसका जो एबिटा है वो लगभग 600 करोड़ के आसपास में, और कंपनी ने जो खुद की वैल्यू लगाई है वो लगभग 17,000 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई है। ये लगभग 27 28 के आसपास में जा रहा है, 28। यहाँ पर क्या है ना कि जो इनकी प्रॉपर्टी डेवलप हो चुकी है वो मेनली काउंट हो रही है, दैट मीन्स वो अभी रेवेन्यू जनरेट करना चालू कर चुकी है, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी अभी ओवर अंडर डेवलपमेंट है आधी से ज्यादा। तो जब उनका हमने काउंट किया था कि जब वो ऑपरेशनल हो जाएंगी 2 से 3 साल के अंदर में, तो कंपनी का 1800 करोड़ का रेवेन्यू ऑन एन एवरेज आना चाहिए। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का भी जो प्राइस टू सेल्स रेशियो है वो लगभग 10 के आसपास में नजर आता है। तो अगेन कंपैरेटिवली एट पार वैल्यू है प्राइस टू सेल्स रेशियो के भी, सॉरी, एबिटा टू सेल्स रेशियो की बात कर रहा हूँ। एबिटा टू सॉरी प्राइस टू एबिटा रेशियो, दोनों के प्राइस टू एबिटा रेशियो। 1800 करोड़ का तो रेवेन्यू हो रहा होगा, 1500 करोड़ का एबिटा निकल रहा होगा, तो यहाँ पर अगेन 11 से 12 का जो है एबिटा प्राइस टू एबिटा रेशियो निकल के आ रहा है, जो कि अगेन कंपैरेटिवली सेम ही। तो अब दोनों ही कंपनियों की जब वैल्यू सेम ही है रीट और इसकी, तो फिर मेन मोट है कहाँ इसमें, वो है जो मैंने आपको बताया, नई प्रॉपर्टी खरीद के और उनकी वैल्यू डेवलप होती चली जाएगी, तो दैट्स द मेन मोट, दैट मीन्स ग्रोथ जो है वो रेट के मुकाबले ज्यादा रहेगी, तो उस चीज की इस कंपनी को एक एक्स्ट्रा वैल्यू मिल सकती है ओवर द टाइम। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्होंने पूरी वैल्यू ऑलरेडी लगा ली है आज के हिसाब से। तो अब जो फ्यूचरिस्टिक वैल्यू इसकी आने वाली है उसके हिसाब से अगर इसको मार्केट आज ही ऊपर चढ़ा दे तो अलग बात है, अदरवाइज आज के हिसाब से तो वैल्यू मिल चुकी है इसको। अब आज के दिन हवा किस तरफ बन रही है, तो यहाँ पर लगभग 7 to 8% पॉजिटिव की साइड हवा बन रही है। सो अगेन लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी ठीक नजर आ रही है। जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है कंपनी पास में, एसेट्स हैं, वैल्यू है, फ्यूचरिस्टिक कैश फ्लो काफी पॉजिटिवली इस कंपनी को मिलने वाला है। अगर नीचे जाता है तो इसके अंदर में एसआईपी शुरू की जा सकती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से।
और आईपीओ स्ट्रेटजी को फॉलो करके चला जा सकता है अगर ये लिस्टिंग के बाद में थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे मूव देता है तो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए आई एम पॉजिटिव इन द लॉन्ग टर्म एंड विद द एसआईपी थिंग, एंड अगर नीचे जाता है तो धीरे-धीरे इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया चले जाएँ। दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी फाइनली। सी यू टुमारो।